कहानी के शुरुआत में हमारी फीमेल लीड को दिखाई जाती है जिसकी नाम है हानियोल और ये एक फीमेल एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का काम बहुत ही बड़ा है, जो किसी भी सर्जरी से पहले पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करता है, उसकी फुल बॉडी चेकअप करता है और देखता है कि उसमें कोई बीमारी है कि नहीं, जिससे कि ये सर्जरी रुक सकती है। और यहाँ पे हानियोल जो पेट दर्द करने के कारण उस ऑपरेशन से बाहर आ चुकी थी, वो देखती है कि ये तो एक आम दिन है। वो चलते चलते रास्ते पर आ जाती है। वहाँ पे वो देखती है सारे लोग खड़े हैं, कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं और कुछ लोग नॉर्मल है। और वो फिर पेट दर्द के कारण वहीं पे बैठ जाती है। वो देखती है कि सामने से एक ट्रक फुल फोर्स में आ रही है उसी की तरफ, और यहाँ पे हानियोल कोशिश भी नहीं करती है मूव करने की, और वो सोचती है ये ट्रक आए मेरे पास। यही पे ही सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ऑपरेशन रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक फेमस डॉक्टर एक लेडी की ऑपरेशन कर रहा था। सब कुछ सही था, पर तभी उस लेडी की ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो लेडी को डॉक्टर बचा नहीं पाते और वो लेडी वहीं पे ही मर जाती है। नेक्स्ट सीन में 2009 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी हीरोइन हानियोल एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी। वो भूसान की टॉपर थी और इसीलिए उसके नाम का बैनर हमेशा स्कूलों में लगाया जाता था, क्योंकि वो टॉप स्टूडेंट में से एक थी। क्योंकि वो टॉपर बनी है, इसीलिए उसकी मदर, अंकल और सारी फैमिली मिलके पार्टी कर रहे थे और ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे और उसकी मदर भी बहुत खुश थी ऐसी होनहार बच्ची पाके। पर हानियोल जो अपने किताबों में ही बिजी थी, वो रास्ते में चलती तब भी किताबें पढ़ती, जब खाती तब भी पढ़ती। हानियोल बिल्कुल सादा खाना खाती थी कि तभी उसका पेट सही रहता। हानियोल को जितना भी खाली समय मिलता था वो रूम को ऑर्गेनाइज करने में ही लगा देती, क्योंकि वो सोचती थी खाली समय में उसका दिमाग ओवर थिंकिंग करता है। वो अपने फोन को भी सिर्फ पढ़ाई करने के लिए ही यूज करती थी। नेक्स्ट सीन में हमारे मेल लीड को दिखाया जाता है, जिसका नाम है जंगबू, जो कि सियोल में रहता है और वो भी एक टॉप स्टूडेंट है। उसके नाम का बैनर हर साल लगता है और वो तब बड़े शो ऑफ करके कहता है उसके दोस्तों के सामने कि इस सब की क्या जरूरत थी, पर वो मन ही मन बहुत खुश हो जाता है और उस पोस्टर के साथ अपने पिक्चर भी क्लिक करता है। नेक्स्ट सीन में हानियोल की फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पर हानियोल की फादर की डेथ 1 साल पहले इसी दिन में हुई थी। आज उनकी पहली डेथ एनिवर्सरी है, इसीलिए हानियोल की सभी आंटीज आज बुसान आई हैं उसकी फादर की डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए, जहाँ पर इन सभी में बात हो रहा था हानियोल की फादर की फैक्ट्री को बेच देने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लॉस में चल रही थी और उसके आंटीज चाहते थे इसको बेच के जो पैसा मिलेगा उसका 50% हानियोल की मदर को जाएगा, 30% उसकी फर्स्ट आंटी को और 20% उसकी सेकेंड आंटी को। पर जब ये बात उसकी सेकेंड आंटी सुनती है तो बहुत गुस्से में आ जाती है और लड़ने लगती है, क्योंकि उसे ये मंजूर नहीं था कि उसकी फर्स्ट आंटी 30% मिले और उसे बस 20% मिले। पर हानियोल की मदर कहती है मैं ये फैक्ट्री नहीं बेचना चाहती हूँ, क्योंकि यही मेरी हस्बैंड की आखिरी निशानी है। और ये तीनों लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते इसकी आंटी हानियोल के ऊपर ही गिर जाती है। तो हानियोल अपना पढ़ाई नहीं छोड़ती है, वो पढ़ाई तब भी करती है, वो लेट के तब भी पढ़ती रहती है और उसकी आंटीज तो इस सबसे हैबिचुअल, उस आंटीज को भी कोई फर्क नहीं पड़ता और वो फिर से लड़ने लगते हैं। वो इतना ज्यादा लड़ रहे थे तब भी हानियोल नहीं उठती। उसका जब स्टडी टाइम खत्म होता है तो तब अपने क्लॉक को बंद करती है और उठ के कहती है मॉम मुझे आपसे कुछ कहना है। आप चाहती थी ना कि मैं सॉल चली जाऊँ और वहाँ पे जाके बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँ ताकि मुझे एक अच्छी नौकरी भी मिल जाए, तो अभी ये चांस है, चलो इस फैक्ट्री को बेच देते हैं। ये फैक्ट्री तो अब लॉस में ही है, चलो सब कुछ बेच के सॉल चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सॉल में दिखाया जाता है, जहाँ पर जंगबू के स्कूल में जंगबू का एक फ्रेंड क्लास में आकर कहता है हमारे स्कूल में एक बहुत ही अच्छी इंटेलिजेंट गर्ल का एडमिशन हुआ है जो भूसान की टॉपर है और जंगबू की तरह ही वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट भी है। और यहाँ पे जंगबू ये सब सुन के वो जब लिख रहा था तो वो अपने पेन को स्टॉप कर देता है। उसके पास उसके वही फ्रेंड्स आते हैं और कहते हैं जंगबू तुम्हें क्या लगता है वो लड़की क्या तुमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है? और ओ हम कैसे भूल गए कि तुम तो हमारे स्कूल के टॉपर हो, तुमसे भी टॉप कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ पे जंगबू कहते हैं मुझे इस सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी क्लासरूम में एंट्री होती है हमारी न्यूल की, मतलब कि न्यूल ही वो इंटेलिजेंट गर्ल है जिसके बारे में जंगबू के फ्रेंड बात कर रहे थे। और न्यूल जब पूरा क्लास को देख रही थी तब उसकी नजर जंगबू पर जाता है और जंगबू भी हानियोल को ही देखे जा रहा था। न्यूल यहाँ पर आने से पहले ही टॉप स्टूडेंट की लिस्ट को देख चुकी थी और उसे अच्छे से पता था कि जंगबू ही इस क्लास का टॉप स्टूडेंट है और इस स्कूल का भी। और यहाँ पे जंगबू भी हानियोल को ही घूर रहा था और कह रहा था मन ही मन इस वर्ल्ड में बस एक ही सन एग्जिस्ट कर सकता है और वो हूँ मैं। और यहाँ पे न्यूल भी मन ही मन कह रही थी कि इस क्लासरूम में बस एक ही टॉपर एग्जिस्ट कर सकती है और स्कूल में भी, और वो हूँ मैं।
और इन दोनों को देख के ही पता चल रहा था कि इन दोनों में वायर छिड़ चुकी है। नेक्स्ट सीन में हानियोल जब क्लास में बैठ के पढ़ रही थी तब टिफिन टाइम था। तब सारे स्टूडेंट आके उसको डिस्टर्ब कर रहे थे और कह रहे थे तुम भूषण में टॉप स्टूडेंट थी और उसके बारे में तरह तरह की बातें जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जंगू भी आ जाता है बड़े इंटेलिजेंटली और उससे क्वेश्चन करना स्टार्ट करता है, पर न्यूल यहाँ पे जोर से चीख के कहती है सब लोग अभी के अभी यहाँ से गेट आउट हो जाओ। और यहाँ पे जंगू को बहुत ही ज्यादा इंसल्टिंग फील होता है। नेक्स्ट सीन में थोड़े दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जंगू और उसके फ्रेंड बात कर रहे थे और ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और उसे हानियोल के बहुत सारे नए नए कारनामों के बारे में जानने का मौका मिलता है, जहाँ पर हानियोल फोन में पढ़ते पढ़ते ही एक्सरसाइज कर रही थी ताकि वो एक ही जगह पर रह के बहुत टाइम तक पढ़ पाए। एक दिन उनके क्लास में मैथ के टीचर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देते हैं, जहाँ पर जंगवू पेपर में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था और यहाँ पे हानियोल हवा में ही वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। जंगवू का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो वो अपना हाथ उठाता है कैंसर देने के लिए और यहाँ पे हानियोल तब हवा में कैलकुलेशन करके उससे पहले ही आंसर बता देती है और ये देख के तो जंगवू शॉक हो जाता है। साथ में उसके फ्रेंड भी शॉक हो जाते हैं कि ये लड़की तो जंगवू से भी तेज निकली। टिफिन टाइम में ये लोग देखते हैं कि हानियोल कुछ अलग सी चीज़ खा रही है और यहाँ पे जंगू कहता है ये क्या खा रही है, मुझे भी ये चाहिए। और यहाँ पे उसका एक फ्रेंड कहता है ये ड्राई कॉफी खा, जिससे इसको बार बार टॉयलेट जाना ना पड़े और वो वहीं पे बैठ के बहुत सारी पढ़ाई भी कर पाए। और यहाँ पे जंगू शॉक हो जाता है, कहता है ऐसी भी लड़की एग्जिस्ट कर सकती है इस वर्ल्ड में। और वो कहती है इससे दूर रहना ही बेटर है और ये दोनों बाहर चले आते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और जंगू देखता है कि हानियोल उससे पहले रोज स्कूल आ रही है। जंगू इससे जेलस होता है, इसलिए वो हानियोल से पहले स्कूल पहुंचने के लिए जंगू और पहले स्कूल के लिए निकलता है। वो हानियोल से पहले पहुंचने के लिए दौड़ भी लगाता है, पर हानियोल आगे निकल जाती है। इन दोनों का नजरिया ही बहुत अलग था, जहाँ पर हानियोल का मानना था कि उसे हर टाइम मूव करते रहना चाहिए और यहाँ पे जंगू का मानना था कि हमेशा जिंदगी में ऐसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जंगू एक बहुत ही बड़ा प्लास्टिक सर्जन बन चुका है। उसका एक खुद का यूट्यूब चैनल है जिसमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और उसके बहुत सारे क्लिनिक हैं। वो अब बहुत ही बड़ा डॉक्टर बन चुका है और वो एक पार्टी में आया है जहाँ पर उसके कुछ कॉलेज के फ्रेंड से उसकी मुलाकात होती है। इसमें से ही एक फ्रेंड है देक्यून, जो उससे बहुत ही ज़्यादा जेलस है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बन चुका है। और यहाँ पे देक्यून अपने लिए कुर्सी निकालता है तो वहाँ पे जंगू आके बैठ जाता है। वो अपने लिए वाइन सर्व करता है, तब भी वहाँ पे जंगू आके वो वाइन ले लेता है। और यहाँ पे देक्यून जो बहुत ही गुस्से में आ गया था, वो जंगू से कहता है तुम अपनी हरकतें बंद करो, मैंने ये वाइन तुम्हारे लिए सर्व नहीं किया था, मैंने खुद के लिए सर्व किया था और ये कुर्सी भी मैंने खुद के लिए ही यहाँ पे रखी थी। और यहाँ पे जंगू कहता है वो अच्छा सॉरी मैं तो गलत समझ लिया, मैंने सोचा कि तुम ये सब मेरे लिए ही करना चाहते हो। और यहाँ पे तेक्यून कहता है तुम अपनी ये सारी हरकतें बंद करोगे, ये सब हरकतों के लिए तुम्हें फ्यूचर में पनिशमेंट मिलेगी देखना। पर देक्यून ने जैसा कहा था उसका उल्टा ही होता है। बेस्ट प्लास्टिक सर्जन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से जंगू को बेस्ट प्लास्टिक सर्जन का अवार्ड दिया जाता है और यहाँ पे देक्यून तो बहुत ही ज़्यादा जेलस हो रहा था, उसका चेहरा देखने के लायक था। फिर जंगवू उसके फ्रेंड किम और यांग से मिलने के लिए आते हैं। ये दोनों ही उसका यूट्यूब चैनल संभालते हैं और यहाँ पे किम कहता है इस वीकेंड हमारी स्कूल का रियूनियन पार्टी है, तुम वहाँ पे आओगे। और यहाँ पे जंगवू कहता है मुझे पता नहीं, अगर उसी दिन कोई सर्जरी आ गई तो मैं नहीं आ पाऊंगा। और यहाँ पे यांग कहता है अगर हानियोल वहाँ पे आया तब भी तुम नहीं आओगे। और यहाँ पे जंगवू कहता है तुम इतने दिनों बाद हानियोल की बातें क्यों कर रहे हो। ये तीनों को ही नहीं पता था कि हानियोल अब क्या कर रही है। और यहाँ पे जंगवू कहता है हानियोल स्कूल में बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी तो वो अब अच्छी कर रही होगी। पर ये लोग जो सोच रहे थे हानियोल बिल्कुल उल्टा ही कर रही थी। हानियोल जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी थी, उसने अपना करियर भी बना लिया था, पर उसमें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं था। उसके सीनियर से उसको रोज डांट पड़ती थी और उसको बहुत सारा काम दिया जाता था। उसका डांट का सेशन खत्म होता है तो वो बाहर आ जाती है, तभी उसे सर्जरी के लिए बुलाया जाता है और वो सर्जरी में चली जाती है। वो फिर रेस्ट करने के लिए अपने घर जाती है और उसके मॉम उसको थका हारा देख के उसके लिए खाना बनाने के लिए जाती है। पर तभी हानियोल वहीं पे ही बैठे बैठे सो जाती है क्योंकि उसको इतना थकान हो रहा था। उसकी मदर देखती है कि उसको अचानक से पेट में दर्द स्टार्ट हो गया है और वो उसकी केयर करना स्टार्ट कर ही रही थी कि तभी उसको हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है और वो फिर से हॉस्पिटल चली जाती है, रेस्ट नहीं कर पाती। पर जंगबू का लाइफ बहुत ही ज़्यादा बदल चुका था। वो अब बहुत ही फेमस डॉक्टर के साथ एक इन्फ्लुएंसर भी बन चुका था। उसके बहुत सारे फॉलोअर्स थे। वो जिस भी प्रोडक्ट को रिव्यू करता था वो हाथों हाथ बिक जाते थे और उसको बहुत सारे पैसे भी मिलते थे। वो एक एक प्रोडक्ट को रिव्यू करके लाखों कमाता था और इससे उसकी लाइफ बहुत ही स्मूथ चल रही थी। पर तभी एक दिन वो इंसिडेंट हो जाता है जब वो लेडी उसके क्लिनिक में आया था, उसको कॉन्टूर सर्जरी करवाना था
और यहाँ पे जंगबू से वो मिलता है और जंगबू को नर्स से पता चलता है कि वो लेडी मकाऊ से है। उसके साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हैं। का एक अलग ही ऑरा है मकाऊ में। सर्जरी का दिन भी आ जाता है जहाँ पर सब कुछ सही चल रहा था और यहाँ पे हनीउल को दिखाया जाता है जिसके पास डॉक्टर यू आए थे क्योंकि वो जो न्यू प्रोजेक्ट कर रही थी उसमें डॉक्टर यू भी पार्टिसिपेट कर रहे थे क्योंकि डॉक्टर यू के फादर बहुत ही नामी दामी बिजनेसमैन है तो उसको ये मौका मिला है। और यहाँ पे हनीउल को पता था कि उसका क्रेडिट डॉक्टर यू लेके चले जाएंगे पर हनीउल को इस सब का फिक्र नहीं था। उसको बस फिक्र था तो अपने पेट दर्द। और यहाँ पे वो बाहर आ जाती है क्लिनिक से। उसे तब उसकी फ्रेंड की कॉल आती है तो इन दोनों का प्लान था साथ में लंच करने का, इसीलिए वो बाहर आ जाते हैं हॉस्पिटल से। और तभी वो इंसिडेंट दिखाया जाता है जहाँ पर हनीउल ट्रक के सामने आ चुकी थी पर ट्रक का ड्राइवर वो ट्रक को संभाल लेता है और हनीउल बच जाती है। तभी उसका फ्रेंड वहाँ पे आ जाती है और देखती है कि हनीउल बेहोश हो गई है। उसको लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं और यहाँ पे जंगबू को दिखाया जाता है जो उसी लेडी की सर्जरी कर रहा था। तभी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसका टीम बहुत कोशिश करता है पर उसको संभाल नहीं पाता। उसके फेस से अचानक से बहुत सारी ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाता है और उस लेडी का वहीं पे ही डेथ हो जाती है। जंगबू तो शॉक हो जाता है क्योंकि जंगबू के लाइफ में पहली बार किसी पेशेंट का सर्जरी के टाइम में डेथ हो जाता है और इसीलिए जंगबू को पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ता है। पर इससे भी बड़ी मुसीबत जंगबू के सर पे आ पड़ती है क्योंकि जंगबू को पता चलता है जो लेडी मर चुकी है वो और कोई नहीं मकाऊ की एक बहुत ही बड़ी कसिनो की एकलौती वारिस है और इसीलिए उसके अगेंस्ट केस हो चुका है। और यहाँ पे वो केस जायज़ भी था क्योंकि सर्जरी की 20 की शाम सीसीटीवी फुटेज मिसिंग था और यहाँ पे जंगबू कोई भी आंसर नहीं कर पाता है मीडिया को। फिर कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपोजिट पार्टी की वकील कहते हैं कुछ ऐसी मेडिसिन यूज की गई है जिसकी वजह से ही क्लाइंट का ब्लीडिंग नहीं रुक रहा था। और यहाँ पे जंगबू का कहना था कि वो मेडिसिन तो वो अपने क्लिनिक में ऑर्डर ही नहीं करता और उसके वकील इसके लिए डॉक्यूमेंट्स ही फेस करता है। पर तब मुसीबत आ पड़ती है जब अपोजिट पार्टी वो मेडिकेशन सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश करता है और उसमें जंगबू के फिंगरप्रिंट्स भी थे। और यहाँ पे जंगबू तो हैरान रह जाता है क्योंकि जंगबू ने ये मेडिसिन कभी अपने क्लिनिक में ऑर्डर ही नहीं किया और यूज़ भी नहीं किया, तब भी इसमें उसका फिंगरप्रिंट कैसे रहता है। और यहाँ पे जंगबू फाइट नहीं कर पाता और उसको करोड़ों का नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जंगबू को दिखाया जाता है जो रास्ते में चल रहा था और वो अपने आप से कहता है अनसक्सेसफुल इंसान और हारे हुए इंसान में एक ही फर्क होता है। अनसक्सेसफुल मतलब कि तुम अपने सपनों के पीछे भागते हो पर अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, और हारे हुए इंसान का मतलब होता है तुम जी जान लगा के अपने सपनों को पूरा करते हो पर एक गलती की वजह से तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद हो जाता है। मैं वही हारा हुआ इंसान हूँ। उसे लग रहा था कि पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट चली गई है पर उसके दोस्त उसके ऊपर विश्वास करेंगे, इसीलिए वो सैड होते हुए अपने दोस्त के पास जाता है। पर वहाँ पे जाके वो देखता है कि किम और यांग तो खुद के बीच में ही फाइट कर रहे थे क्योंकि उन दोनों को भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था क्योंकि जंगबू के साथ वो बिजनेस करते थे, बहुत सारे पैसे भी उसके ऊपर इन्वेस्ट करके रखे थे। ये लोग भी उसके ऊपर पूरी तरीके से विश्वास कर नहीं पा रहे थे कि जंगबू ने वो मेडिसिन यूज़ नहीं किया था और अगर उसने वो मेडिसिन यूज़ नहीं किया था तो उसके फिंगरप्रिंट्स उसके ऊपर आए कैसे। और यहाँ पे किम से उसको पता चलता है कि उसके ऊपर बहुत सारे पेनल्टीज आए हैं जिसकी वजह से उसको 1 बिलियन का कर्जा हो चुका है। उसके घर कार और सारे प्रॉपर्टीज उसको बेच के वो कर्जा पूरा करना है। नेक्स्ट सीन में हनीउल को दिखाया जाता है। हनीउल के पेट में स्टोन थी, इसी के वजह से उसको पेट में दर्द हो रहा था। वो सोच रही थी रोज मैं सीनियर से डांट खाती हूँ, मैंने इतना ज्यादा मेहनत किया है अपने लाइफ में इस मुकाम तक पहुँचने के लिए पर उस मेहनत की कोई फायदा नहीं है क्योंकि मुझे उसकी खुशी मिलती ही नहीं कभी। इसीलिए वो चेकअप कराने के लिए एक साइकेट्रिस्ट के पास आती है और जहाँ पे वो कहती है मुझे लगता है कि मैं रोज सीनियर से डांट खाती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ तब भी मैं खुद को अच्छी प्रूफ नहीं कर पाती हूँ। लोग मुझे बहुत ज़्यादा काम देते हैं, मैं उनको ना भी नहीं कर पाती हूँ। रोज घर से निकलती हूँ काम करने के लिए और काम करके थके हार के घर जाती हूँ। ऐसे जिंदा रहने से अच्छा है मैं मर जाऊँ। इसीलिए ही उस दिन जब ट्रक मेरे सामने आई थी तो मैंने कोशिश ही नहीं किया था बचने के लिए। और यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं तुम इस फॉर्म को फिलअप कर दो फिर मैं तुमसे बात करूंगी। और यहाँ पे हनीउल उस फॉर्म को फिलअप करने के लिए बैठती थी। उस फॉर्म में पहली लाइन में लिखा था क्या तुम्हें हमेशा लोनली फील होता है, जहाँ पर हनीउल टिक करती है। नेक्स्ट लाइन था कि क्या तुम्हें रिजेक्टेड फील होता है, उसमें भी हनीउल टिक करता है। ऐसे ही बहुत सारे लाइनें थी जहाँ पर हनीउल ने सब में ही टिक किया था। फिर वो डॉक्टर को वो फॉर्म सबमिट करता है और डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हें डिप्रेशन है, पर हनीउल इसको बकवास मानती है और वो डॉक्टर की क्लिनिक से बाहर आ जाती है क्योंकि वो खुद प्रोफेशनली एक डॉक्टर थी और वो बिलीव ही नहीं कर सकती थी कि उसको डिप्रेशन है क्योंकि उसका करियर भी अच्छा चल रहा है, उसके फैमिली के साथ भी उसका रिलेशन ठीक है। इसके बाद वो अपने घर में आ जाती है। फिर वो ताज़ी हवा लेने के लिए रूफटॉप पे जाती है जहाँ पर वो देखती है एक लड़का खड़ा हुआ है और वो उससे पूछती भी है कि तुम कौन हो। और वो लड़का जब पलटता है तो यहाँ पे जंगबू था
यहाँ पर जंगवू और हानियोल दोनों ही शॉक हो जाते हैं। एक जंगवू और हानियोल दोनों ही एक दूसरे को इतने दिनों बाद देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इन दोनों का मूड बहुत ही ज्यादा चेंज भी हो जाता है। स्कूल में ये दोनों राइवल्स थे और इन दोनों ने बहुत ही ज्यादा मेहनत किया था और ये दोनों अब लाइफ के बहुत ही टफ मोमेंट में खड़े हैं, जहाँ पर हानियोल लाइफ के सबसे लोएस्ट पॉइंट में और जंगवू करियर के एंड में। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या पूछे ये समझ ही नहीं पाते और दोनों ही फेस डाउन कर लेते। फिर हमें दिखाया जाता है कि जंगवू कैसे यहाँ तक पहुँचा था। जंगवू के ऊपर बहुत सारा कर्जा था, इसीलिए उसको अपना घर कार सब कुछ बेचना पड़ा था और उसके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। फिर किम और यांग ने मिलकर ये घर उसको सजेस्ट किया था, क्योंकि किम का ही प्रॉपर्टी था ये घर। जंगवू जब घर के अंदर आता है तो वो बहुत ही ज्यादा सैड था, क्योंकि उससे सब कुछ छीन चुका था। तभी उसको उसकी मॉम का कॉल आता है। जंगवू सोचता है उसकी मॉम शायद बहुत ही ज्यादा टेंस्ड है। उसकी मॉम अमेरिका में रहती थी, पर वो जो सोच रहा था उसका उल्टा ही था। उसके मॉम फोन पे कहते हैं तुम्हारे डैड नेक्स्ट ईयर के लिए चेयरमैन के लिए नॉमिनेटेड है, तो तुम अब कुछ भी ऐसा उल्टा पुल्टा काम मत करना, उनको सफर करना पड़े। और यहाँ पे जंगवू का दिल तो पूरा का पूरा टूट जाता है। वो सोचता है लाइफ में ऐसा भी मोड़ आता है जब आपके लिए आपके फैमिली मेंबर को सफर करना पड़ता है। जंगवू फिर सैड होकर टेरिस पे आ जाता है, इसीलिए उसके आंखों में पानी था। न्यूल भी पीछे पीछे आके देखती है कि ये लड़का कौन है। ये दोनों जब आमने सामने होते हैं तो चौंक जाते हैं। न्यूल यहाँ पे पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम तो जंगवू हो ना। और जंगवू यहाँ पे झूठ बोल देता है कि नहीं मैं तो जंगवू नहीं हूँ। न्यूल कहती है नहीं तुम जंगवू ही हो, तुम क्या मुझसे मिलने के लिए आई हो। और जंगवू कहती है कौन, मैं तुमसे मिलने के लिए, मैंने तो यहाँ पे अपार्टमेंट रेंट पे लिया है। न्यूल कहती है तुमने इस बिल्डिंग को रेंट पे लिया है। और वो शॉक हो जाती है, कहती है तुम मेरे साथ यहाँ पे ही रहने वाले हो। और ये दोनों फिर अजीब सा शकल बनाते हैं। फिर न्यूल लियोंगमिन से बात करने के लिए जाती है, जहाँ पर वो किमयोन से पूछती है क्या किसी ने अपार्टमेंट रेंट पे लिया है। और यहाँ पे किमयोंग कहती है हाँ आज ही के दिन किसी ने अपार्टमेंट को रेंट पे लिया है। जंगवू किमयोंग से फोन पे बात करता है और कहता है तुम्हें पता नहीं हानियोल लियोंगमिन की फ्रेंड है और वो यहीं पे रहती है, वो मेरी भी क्लासमेट थी। और यहाँ पे किमयोंग कहता है तो अच्छा ही हुआ ना, तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो। रुको रुको वो तुम्हारी फर्स्ट लव तो नहीं है। और यहाँ पे जंगवू कह देता है नहीं वो मेरी फर्स्ट लव वो तो बस मेरी क्लासमेट थी, बल्कि कॉम्पिटिटर कह सकते हो। फिर हमें 2008 को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक क्लास ऑफ गया था, पर तब भी हानियोल पढ़ाई कर रही थी। और यहाँ पे जंगवू और उसके फ्रेंड सिर्फ उसे ही देखे जा रहे थे। और यहाँ पे उसके फ्रेंड मजाक कर रहे थे कि देखो इस लड़की को, इसने आधे घंटे में 5 ड्राई कॉफी के पैकेट खत्म कर दिए। जंगवू तुम भी तो बहुत अच्छे हो पढ़ाई में, पर तुम जब पढ़ाई करते हो तब लगता है एकदम शांत है सब कुछ, और ये जब पढ़ाई करती है लगता है कि बुलडोजर चल रहा। फिर वही फ्रेंड सामने आके उसकी एक्टिंग करना स्टार्ट करता है, हानियोल कैसे पढ़ाई करती है और बहुत सारे चेहरे बनाती है। हानियोल यहाँ पे गुस्से से चीखती है उसके ऊपर और कहती है यहाँ से दफा हो जाओ। वो फिर पीछे आ जाता है और कहता है देखा वो कितनी डरावनी है, मैं सोच रहा था वो इस बार तुम्हें पीछे ना छोड़ दे। और यहाँ पे जंगवू कहता है वो और मुझे पीछे छोड़ देगी, मैं उससे भी अच्छा हूँ पढ़ाई में। और उसका फ्रेंड कहता है फिर तुम डर क्यों रहे हो, क्योंकि जंगवू का पैर सेक कर रहा था। और जंगवू यहाँ पे कहता है नहीं मैं तो पैर को बस हिला रहा था। जंगवू फिर बाहर आ जाता है। जंगवू सच में ही बहुत ज्यादा टेंस था, क्योंकि उसके टेस्ट के रिजल्ट आज ही आउट होने वाले थे। फिर क्लासरूम में टीचर आ जाते हैं, फिर वो जंगवू को बुलाते हैं और उसके हाथ में रिजल्ट देते हैं, उसकी बहुत तारीफ भी करते हैं। और यहाँ पे जंगवू को लगता है शुक्र है मैं फर्स्ट आ गया हूँ। और वो जब रिजल्ट को चेक करता है तब देखता है कि वो फर्स्ट नहीं वो सेकंड आया है। वो तो इतना ज्यादा शौक में चला जाता है कि वो वहीं पे ही बेहोश होकर गिर जाता है। सब लोग उसको उठाते हैं, पर उससे चला भी नहीं जा रहा था। इस इंसिडेंट के बाद जंगवू बहुत ही ज्यादा प्रोवोक हो गया था। वो बच्चों की तरह बिहेवियर करना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि स्कूल से घर जाने के टाइम में हानियोल को चिढ़ाते हुए उसके साइकिल में आगे निकल जाना। जब हानियोल क्लास में पढ़ाई करती हुई एक कॉफी की पैकेट खाती है तो जंगवू 2 कॉफी के पैकेट खाता है। इसी तरह से उनके टीचर एक बार उन दोनों को सेम मैथ प्रॉब्लम ब्लैक बोर्ड में सॉल्व करने के लिए देते हैं। और यहाँ पे हानियोल तो नॉर्मल थी, पर जंगवू को तो ये भी जंग लग रहा था और वो जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है हानियोल से पहले ही। और हानियोल प्रॉब्लम के ऊपर आके आंसर लिख देता है उसको चिढ़ाते हुए। जंगवू पहली बार हानियोल से पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया था। नेक्स्ट सीन में हानियोल जो अपने फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी और कह रही थी स्कूल टाइम में मैं उसकी राइवल थी, मैं स्कूल ज्वाइन करने से पहले वो फर्स्ट होता था और स्कूल ज्वाइन करने के बाद वो मेरे साथ बिल्कुल भी रह नहीं पाएगा, मुझे पता है, और मैं भी उसके साथ रहना नहीं चाहती हूँ। हम एक ही बिल्डिंग में रहेंगे तो हम लोग तो रोज मिलेंगे, जंगवू ये सबको कैसे लेगा, यही मैं सोच रही थी। उसकी फ्रेंड कहती है जो लोग राइवल रहते हैं और बहुत दिनों से एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एट द एंड वो एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं।
क्योंकि वो एक दूसरे के बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं कि एक दूसरे के प्यार में ही पड़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जंगबो को देखते हैं जो हनीउल के साथ रहना नहीं चाहता था, इसलिए वो पेपर में बहुत सारे और अपार्टमेंट के बारे में देखता है, पर सब में ही पहले रेंट एडवांस करना पड़ता है, इसलिए जंगबो ये प्लान यहीं पे ही ड्रॉप कर देता है और वो फिर बाहर आ जाता है टहलने के लिए। और तभी उसे हनीउल मिलती है। हनीउल उसको देख के जाने लगती है तो जंगबो उसका रास्ता रोकता है और कहता है मुझे तुमसे कुछ बात है। हनीउल कहती है जो कहना है कह दो। और जंगबो कहता है तुम्हें पता है मैं बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम के टाइम से गुजर रहा हूँ, मेरे पास और कोई घर नहीं है, इसीलिए मुझे यहीं पे शिफ्ट होना पड़ा। मेरे ऊपर टोटल 10 बिलियन ओन के कर्जे थे, इसीलिए मैंने अपने घर कार सब कुछ बेच के वो कर्जा 3.7 मिलियन में लाया है, इसीलिए ही मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं थे और हम दोनों तो एक साथ नहीं रह सकते हैं क्योंकि तुम्हें भी पता है कि हम दोनों राइवल्स थे। हनीउल को ये सब सुन के तो उबासी आने लगती है, वो फिर जाने लगती है। हनीउल कहती है तुम यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाओ और वो चली जाती है। जंगबो उसको पीछे से बुलाता है और कहता है मैं तुम्हारे शिफ्ट होने के बारे में बात कर रहा था। और वो देखता है तभी एक आदमी उसकी तरफ आ रहा है, वो और कोई नहीं हनीउल के अंकल थे और वो पूछे बेटा तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। और यहाँ पे वो कहता है मैं बस उस लड़की से बात कर रहा था। और वो अंकल कहते हैं वो मेरी भतीजी है। फिर जंगबो के पास हनीउल का छोटा भाई नामदा आता है और कहता है तुम्हें क्या कोई प्रॉब्लम है। और जंगबो कहता है ये आदमी बहुत ही खड़ूस। और यहाँ पे नामदा कहता है वो मेरे अंकल हैं। जंगबो फिर सोचता है हनीउल तो यहाँ पे फैमिली के साथ रहती है तो उसे हटाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मुझे ही शिफ्ट होना पड़ेगा। फिर हम नामदा को देखते हैं जो अपनी मदर के साथ बात कर रहा था कि ये लड़का तो मुझे अच्छा ही लगा, क्या ऊपर दोनों लोग रहने के लिए आए हैं क्योंकि मैंने और एक आदमी को ऊपर जाते हुए देखा। और हम उसी आदमी को जंगबो के अपार्टमेंट के बाहर देखते हैं। जंगबो को भी लग रहा था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, इसीलिए वो दरवाजा भी खोलता है पर कोई नहीं था। रात में जंगबो वही ऑपरेशन रूम का सपना देखता है और वो डर के उठ जाता है। नेक्स्ट डे न्यूल जब हॉस्पिटल जाने के लिए निकलती है तो उसका अंकल कहता है तुम्हारे बाल तो बिल्कुल भी नहीं सूखे हैं। और यहाँ पे न्यूल कहती है मैं जाते हुए मैनेज कर लूंगा, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा। और वो फिर चली जाती है और दूर से ये सब कुछ जंगबो नोटिस कर लेता है। जंगबो फिर घर के पास आता है तो अंकल जानबूझ के उसके मुंह के सामने एक बिरछी जोर से झटक देता है और जंगबो के आंखों में सारा धूल चला जाता है और अंकल सामने आकर उसे सॉरी भी करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखिए को देखते हैं जो अपने क्लिनिक पे था। आज उसके क्लिनिक में एक भी पेशेंट नहीं आया था, इसलिए नर्स आके कहते हैं आप अपने क्लिनिक को प्रमोट कीजिए, एक यूट्यूब चैनल बनाए जिसमें अपने स्किल के बारे में बताना और कुछ चैरिटी भी कर दीजिए, यानी कि फ्री के कुछ काम कर दीजिए लोगों के, जिससे कि आपका चैनल प्रमोट हो जाए। और अब तो जंगबो यूट्यूब पे नहीं है तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है और आप इस मौके को काम में लगा के जंगबो को लोगों के दिमाग से निकाल दीजिए। पर यहाँ पे देखून खड़ा हो जाता है और कहता है मेरे साथ जंगबो का फाइट जरूर है पर मैं उससे दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ और तुम्हें भी तो पता है ना कि हम दोनों में क्यों बात नहीं बनती है। मैं यूट्यूब चैनल नहीं खोलूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ जंगबो वापस आए और यूट्यूब चैनल स्टार्ट करे। और यहाँ पे वो नर्स को अपनी घिसी पिटी स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है कि इसलिए उसके साथ जंगबो का फाइट है। और नर्स कह देता है कि आप चुप हो जाइए क्योंकि ये दोनों नर्सी उसकी घिसी पिटी स्टोरी सुन सुन के पक गई थे। नेक्स्ट सीन में जंगबो न्यू अपार्टमेंट देखने के लिए जाता है, एक लेडी के साथ बात करता है और उसके साथ और एक लेडी थी जिसे जंगबो बहुत ही जाना पहचाना लगता है। वो इंटरनेट में सर्च करती है तो जंगबो के बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेती है और उस ओनर को बता देती है। उसके बाद जंगबो को क्योंगमिन का कॉल आता है और जंगबो क्योंगमिन से मिलने के लिए आ जाता है। असल में वो एक लड़के के बारे में पता लगाने के लिए क्योंगमिन के पास आया था। वो लड़का उस दिन उस इंसिडेंट के टाइम में क्लिनिक में ही था, ऑपरेशन रूम के अंदर। और जंगबो उसे कहता है मेरे साथ और 5 लोग थे, सब मेरे साइड में ही थे, पर वो लड़का बयान देने के टाइम में मुकर गया, इसीलिए मैं केस हार गया। और यहाँ पे क्योंगमिन कहता है तुम उस लड़के को क्यों काम पे रखे थे। और यहाँ पे जंगबो कहता है मुझे उस पे बहुत ही ज्यादा सिंपैथी आया था क्योंकि उसने अपना रिज्यूम मुझे दिया था, बल्कि सब लोग तो रिज्यूम लेटर बॉक्स में फेंक के ही चले जाते हैं। और उसने बहुत अच्छे से मुझसे बात भी किया था, मुझे उसका फेस देख के लगा था कि उसे इस नौकरी की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए मैं उसे नौकरी पे रखा था। और यहाँ पे क्योंगमिन कहता है तुम्हें और भी ज्यादा प्रोफेशनल बनना चाहिए क्योंकि तुम एक हाई क्वालिटी डॉक्टर हो, तुम ऐसे ही लोगों के ऊपर सिंपैथी नहीं दिखा सकते हो, इससे तुम्हारा ही रिस्क बढ़ रहा है। इसके बाद जंगबो को उसी ओनर का मैसेज आता है कि वो उसको अपार्टमेंट नहीं देगा और जंगबो को इससे बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचता है। ये लोग जब जा रहे थे तब वो हनीउल को सामने से आते हुए देखते हैं और जंगबो फिर बात करने के लिए चला जाता है और वो हनीउल से कहता है मैं तुमसे नहीं डॉक्टर लियोंगमिन से मिलने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और हनीउल कहता है डॉक्टर लियोंगमिन को तुम जानते हो। और जंगबो कहता है हाँ बहुत अच्छे से, मैं तो उन्हें स्कूल टाइम से जानता हूँ, वो मेरे सीनियर थे,
और मैं उनसे ट्यूशन भी लेता। और यहाँ पे हनीउल कहता है तब तो वो बहुत ही बुरे टीचर है, क्योंकि मैंने तुम्हें फर्स्ट सेमेस्टर में बीट कर दिया था, तुम्हें याद है ना। और यहाँ पे जंगवू कहता है हाँ तुमने बीट किया था, पर फाइनल सेमेस्टर में मैंने तुम्हें बीट किया था। ये दोनों फिर अपने कैलकुलेशन करने लगते हैं और दोनों कैलकुलेशन खत्म करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचते हैं दोनों ने ही दोनों को सेम बार बीट किया है। फिर हनीउल जंगवू से पूछने लगती है तुमने तो कहा था कि तुम अपने सामान को लेकर घर को शिफ्ट कर रहे हो। और यहाँ पे जंगवू फिर बेवकूफों की तरह हंसता है और कहता है मैं सोच रहा था क्यों ना तुम ही शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास तो जॉब भी है और तुम फैमिली के साथ रहते हो। पर न्यूल उसके बातों को इग्नोर करती हुई आगे निकल जाती है। जंगवू फिर पीछे से अजीब सा शक्ल बना के कहता है मैं ऐसा चाहता तो नहीं, पर मेरी जैसी हालत तुम्हारी भी कभी हो सकती है, क्योंकि पहले मेरे पास भी सब कुछ था और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तभी न्यूल रुक जाती है और जंगवू को तो डर लग जाता है कि उसके बातों से शायद न्यूल को गुस्सा आ गया। पर न्यूल को तो मैसेज आया था जो उस डॉक्टर की तरफ से था, उसका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट का डेट लिखा था। न्यूल फिर चली आती है डॉक्टर किम के पास जो उसके सीनियर थे, और वो उसे डांटना स्टार्ट करते हैं क्योंकि उनके ट्रेनिंग स्टूडेंट की तरफ से बहुत ही कम रेटिंग और घटिया रिव्यूज भी मिल रहे थे, जो डॉक्टर किम की वजह से ही था। पर वो न्यूल को ही इस सब के लिए डांटता है और कहता है तुम ही इस सब के लिए जिम्मेदार हो। और डांटते हुए न्यूल के पैरों में एक जोरों से किक मारते हैं। न्यूल इस दर्द को सहन करती हुई वहाँ पे तब भी खड़ी थी, पर तभी वहाँ पे जूनियर डॉक्टर आ जाते हैं और कहते हैं एक इमरजेंसी पेशेंट आया है, उसको सी सेक्शन की जरूरत है, आप जल्दी से चलिए। और ये डॉक्टर डर जाता है और न्यूल को कहता है तुम भी मेरे साथ चलना सी सेक्शन करने में। फिर वो चले जाने के बाद जूनियर डॉक्टर कहता है इस आदमी को जरूर सी सेक्शन से डर लगता है, अच्छे से सी सेक्शन नहीं कर पाते और तुम्हारे क्लास लगाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम ऑपरेशन थिएटर को देखते हैं जहाँ पर ऑपरेशन स्टार्ट हो गया था। न्यूल भी पहुंच चुकी थी और डॉक्टर किम बार बार पेशेंट के हाथ में प्रिक कर रहा था क्योंकि वो नस नहीं ढूंढ पा रहा था। वो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं था, पर वो इसका जिम्मेदार भी पेशेंट को ही ठहराता है और कहता है पेशेंट की नस खराब है। तभी न्यूल आके कहती है डॉक्टर मैं एक बार ट्राई करूं, और डॉक्टर किम फिर उसे दे देते हैं और न्यूल अपने एक्सपीरियंस के साथ एक ही बार में सक्सेसफुल हो जाती है। ऑपरेशन भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। न्यूल फिर आ जाती है अपने साइकेट्रिस्ट के पास और वहाँ पे वो कहती है मेरे सीने में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। और साइकेट्रिस्ट कहता है ये कॉमन है, डिप्रेशन में सीने में दर्द होता है क्योंकि तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर रहता है कि तुम्हारी बॉडी भी रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर किम को देखते हैं जिसको ये वीआईपी क्लाइंट ने बुलाया था। हम तुम्हारे हॉस्पिटल को बहुत ज्यादा डोनेशन देते हैं, क्या ये पैसे कम थे जो तुम लोग मेरे पेशेंट की हाथ की हालत ऐसा कर दी? तुम्हारे हॉस्पिटल में क्या एक्सपीरियंस डॉक्टर की कोई कमी है? और यहाँ पे न्यूल तब दौड़ के आ जाती है। डॉक्टर किम उसे ही कसूरवार ठहरा देते हैं और कहते हैं इसी लड़की ने किया है। और बेचारी न्यूल भी बेवकूफों की तरह इन सब लोगों से माफी मांग लेती है। डॉक्टर किम फिर न्यूल को लेके अपने रूम में आते हैं और कहते हैं तुम्हें भी प्रोफेसर बनना है ना, तुम्हें ये सब की गलती अपने ऊपर लेना है, तभी मैं तुम्हारा रिक्वेस्ट अप्रूव करूंगा। और यहाँ पे न्यूल तो बहुत गुस्से में आ चुकी थी। वो कह देती है वो आप थे जो पेशेंट के हाथों के साथ ऐसे खेल रहे थे, मैं नहीं थी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? और यहाँ पे डॉक्टर किम तो उसकी तरफ देख के कहते हैं क्या तुमने क्या कहा? न्यूल कहती है हमारे डिपार्टमेंट को क्यों बैड रेटिंग और गंदे रिव्यूज मिलते हैं पता है? आपकी वजह से, क्योंकि आप पढ़ाई के नाम पे ट्रेनीज को घिसी पिटी थ्योरी समझाते हो और इसी की वजह से वो लोग रिजल्ट नहीं कर पाते हैं। आप सिर्फ नाम के प्रोफेसर हो, आप ना थ्योरी में अच्छे हो ना प्रैक्टिकल में, आपको तो बस लोगों के ऊपर गलती डालना पता है। पर ये सब बहुत हो गया, आप अपनी गलती को खुद कबूल करना। डॉक्टर किम तो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वो न्यूल के पैरों में फिर से किक करने वाले थे, पर तभी न्यूल उसके पैरों में जोरों से किक कर देती है और उसको धक्का देके नीचे गिरा देती है और हंसते हुए कहती है अब खुद की गलती खुद कबूल करना, मैं जा रही हूँ। और यहाँ पे डॉक्टर किम कहते हैं तुम ऐसे कभी भी प्रोफेसर नहीं बन पाओगे, तुम्हें पता है। और न्यूल गुस्से में अपने कोट को वहीं पे उतार के चली जाती है। वो अपनी जॉब को क्विट कर देती है। न्यूल की फ्रेंड को ये बात जब पता चलती है तो वो न्यूल को कॉल करती है, पर न्यूल कॉल नहीं उठा रही थी, इसलिए वो दौड़ के न्यूल के पास जाने लगती है। तभी वो देक्यून से टकरा जाती है। इन दोनों की फर्स्ट मीटिंग होती है। फिर वो न्यूल के पास चली आती है और न्यूल से कहती है मैंने सुना तुमने डॉक्टर किम को पीटा और साथ में जॉब भी क्विट कर दिया। न्यूल कहती है धीरे से बोलो नहीं तो मेरी मम्मी को पता चल जाएगा। और हम देखते हैं पीछे ही उसकी मम्मी खड़ी थी। उसकी मम्मी फिर उसको लेके घर में चली जाती है, जहाँ पर वो न्यूल से कहती है मैंने सुना तुमने जॉब को क्विट कर दिया। और न्यूल कहती है हाँ, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था इसीलिए मैंने जॉब को क्विट कर दिया। उसकी मम्मी फिर कहती है तुम्हें पता है मैं तुम्हें स्टैंड कराने के लिए सब कुछ बेच के तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चली आई। और जंगबू जो बाहर से ही जा रहा था वो इन दोनों की चिल्लाने की आवाज से रुक जाता है और सुनने लगता है और तुमने जॉब को क्विट कर दिया जबकि तुम कुछ ही दिनों में प्रोफेसर बन जाते। न्यूल फिर कहती है आपको क्या पता है, आपने मेहनत किया है, मैंने कोई भी मेहनत नहीं किया है। मैं जब स्कूल में थी मैंने 17 घंटे एक दिन में पढ़ाई की है,
मैं अपनी रेस्ट भी नहीं लेती थी, अच्छे से सोती भी नहीं थी, मैं ड्राई कॉफी खा के रहती थी। मैंने तो कभी कॉफी का टेस्ट भी फील नहीं किया है। इतनी मेहनत करने के बाद अब जब मैं इस सक्सेस की मोड़ पे हूँ तब मैं इस सक्सेस को फील ही नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कोई अपनी गलती मेरे ऊपर थोप रहा है और मुझे ऐसा फील करा रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, जबकि मुझे उससे ज़्यादा पता है। और ऐसे डिसरेस्पेक्टफुल जॉब का मैं क्या करूँ। और ये सारी बात उसकी मम्मी को सही से समझ भी नहीं आती। वो कहती है, तुम्हें पता है मैंने अपनी हस्बैंड की आखिरी निशानी वो फैक्ट्री को भी तुम्हारे लिए बेच दिया है। तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक आई हूँ, तुम ये जॉब को क्विट कर रही हो। हनीउल फिर रोने लगती है और कहती है, मुझे डिप्रेशन है मम्मी। वो फिर बाहर चली जाती है। उसकी मम्मी को भी एक टाइम के लिए झटका लगता है डिप्रेशन का नाम सुन। हम जंगबू को देखते हैं जो बाहर ये सब सुन लिया था। हनीउल फिर देर रात तक वापस नहीं आती। उसके घर में सब लोग बहुत ही ज्यादा टेंस थे। जंगबू भी बाहर ठहर रहा था और हनीउल के लिए ही वेट कर रहा था। तभी वो देखता है कि हनीउल वापस आ रही है और जंगबू फिर उसे कहता है, मैं आज बहुत ही ज्यादा सैड फील कर रहा हूँ, तुम क्या मेरे साथ ड्रिंक करने के लिए जाओगे। और यहाँ पे हनीउल कहती है, मुझे एक बॉटल से कुछ भी नहीं होगा, अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊँ तो मुझे 3 बॉटल पिलानी पड़ेगी। और यहाँ पे जंगबू तो शॉक रह जाता है। फिर वो अपनी कोट को उसे पहनाता है और हनीउल कहती है, ये कैसी बदतमीजी है। जंगबू कहता है, तुम क्या ये ड्रेस में जाने वाली हो स्टोर में। और ये दोनों फिर स्टोर में चले आते हैं, पर इन दोनों की किस्मत यहाँ पे भी खराब निकलती है। इस स्टोर में ही उनके स्कूल की रियूनियन पार्टी चल रही थी। ये दोनों फिर से वापस जाने लगते हैं तो किम और यांग इन दोनों को टेबल में बैठाते हैं। सब लोग तो हनीउल से पूछ रहे थे, तुम जंगबू के साथ अब भी कांटेक्ट में हो। और हनीउल यहाँ पे बहाना मार देती है, कहती है, नहीं, मुझे जंगबू के साथ कुछ इंपॉर्टेंट काम था, इसीलिए मैंने उसे कांटेक्ट किया था, नहीं तो मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ। जंगबू के बारे में सब लोग पूछने लगते हैं, क्या तुमने जानबूझ के उस पेशेंट को मारा है। और जंगबू को बहुत बुरा लगता है। वो बाहर आ जाता है। किम उसके पीछे पीछे आता है और कहता है, तुम मुझसे कह सकते हो क्या तुमने जानबूझ के ये सब किया है। और यहाँ पे जंगबू गुस्से में आ जाता है और कहता है, मैं तुम लोगों से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। तुम्हें पता है तुम लोगों की कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी थी, तब मैंने सोचा था तुम लोगों को काम देने के लिए, और अब तुम लोग मेरे ऊपर ऐसा कर रहे हो। किस बात का बदला निकाल रहे हो तुम लोग। तुम तो मेरे दोस्त हो ना, तुम्हें मेरे साइड में रहना चाहिए। और यहाँ पे यंग को बहुत ही बुरा लगता है जंगबू के बातों के। वो फिर जंगबू को मनाने की भी कोशिश करता है, पर जंगबू नहीं मानता, चला जाता है। जंगबू जब रोड पे जाता है तब देखता है हनीउल उसके पीछे पीछे आता है। जंगबू कहता है, तुम क्यों मेरा पीछा कर रहे हो। और हनीउल कहते हैं, तुम भूल गए हम दोनों तो एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, तो हमारा रास्ता भी तो सेम होगा। जंगबू फिर चलने लगता है। कुछ देर बाद वो हनीउल से कहता है, क्या तुम मेरे साथ 3 बॉटल पीना चाहोगी। और हनीउल कहती है, हाँ पीना चाहूंगी। ये दोनों फिर चले आते हैं। ये दोनों शराब पीते हुए भी अपने साथ हुई नाइंसाफी के बारे में बात करना स्टार्ट करता है। और उसके बाद ये दोनों फिर से कैलकुलेशन करते लगते हैं कि कौन टेस्ट में ज्यादा मार्क्स लाया था। फिर ये दोनों शराब पी के बाहर आ जाते, जहाँ पर सीढ़ियों में जंगबू एक ब्लैक मास्क पहने हुए इंसान को देखता है और कहता है, तुम्हें मेरा सीक्रेट पता है, मुझे ऐसे इंसानों से डर लगता है। ये दोनों फिर एक गेम खेलते हैं जिसमें जो जिसको ज्यादा जोरों से फटकी मार पाएगा वो जीतेगा। हनीउल जंगबू को पहले फटकी मारता है, बहुत जोर से मारता है, जिससे कि जंगबू दूर जाके गिरता है और उसे बहुत लगती है। जंगबू फिर कहता है, अब मेरी बारी है। और हनीउल अपने फोन में देख, उसकी मम्मी ने मैसेज किया है, मुझे मेरी बेटी से और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, वो भी सही सलामत। और ये देख के तो हनीउल बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। जंगबू कहता है, तुम रो क्यों रहे हो, मुझे पता है तुम्हारी बारी आई इसलिए तुम रो रहे हो ना। हनीउल कहती है, मुझे मेरे मम्मी ने घर बुलाया इसीलिए ही मेरे आंखों में पानी आ गया। जंगबू फिर कहता है, तुम अगर ऐसे ही रोती रही तो मैं भी रो दूंगा। कुछ ही देरों में जंगबू भी रो देता है। ये दोनों फिर एक दूसरे को हक करके बहुत ही ज्यादा रोते हैं, जैसे कि ये दोनों राइवल्स नहीं बल्कि बहुत सालों के बिछड़े हुए बेस्ट फ्रेंड्स हैं। नेक्स्ट सीन में साल 2009 को दिखाया जाता है, जहाँ पर हनीउल के आने से पहले जंगबू एक बहुत ही फेमस स्टूडेंट था। वो तो अपनी फैमिली, रिलीजन और कंट्री में सबसे स्मार्ट और नंबर 1 स्टूडेंट था। इसके साथ वो बाकी दोस्तों को भी नोट देता था और उनका हेल्प करता था। वो स्पोर्ट्स में और अदर एक्टिविटीज में बहुत ही ज्यादा अच्छा था, इसीलिए सारे लोग उसके दीवाने थे। स्कूल के सारे स्टूडेंट तो उसे खाना भी लाके देते थे और लड़कियां तो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मरती थी। पर तभी एक दिन अचानक से हनीउल कहाँ से आ टपकी। पहले तो जंगबू उसको सीरियसली नहीं लिया था, पर हनीउल के आने के बाद लाइफ में पहली बार वो सेकंड आया था, इसीलिए उसे तो फर्स्ट आना ही था। हनीउल तो ऐसी लड़की थी जो पढ़ाई करने के लिए भाग के घर जाती थी और ड्राई कॉफी खाती थी, ताकि उसे वॉशरूम भी ना जाना पड़े। और जंगबू भी ये सब चीजों को कॉपी करना स्टार्ट कर देता है। फिर जब जंगबू लंच करने के लिए कैंटीन जाता है तब हनीउल सामने आ जाती है। वो तो लंच करने का टाइम भी बचाना चाहती थी, इसलिए वो बनाना खाती है बस। और जंगबू ये देख के लंच ही नहीं करता, बनाना भी नहीं खाता, वो चला जाता है। जंगबू ने अपनी नींद को भी सैक्रिफाइस कर दिया था। वो स्टडी रूम में बहुत रात तक पढ़ रहा था, पर उसकी आंखें तो तड़प रही थी नींद के लिए। और वो जब जाने लगता है तो देखता है कि लाइट जल रहा है स्टडी रूम में। वो देखता है ये तो हनीउल है जो अभी पढ़ रही है, और उसके आंखों में तो नींद दूर दूर तक नहीं थी।
और ये देख के जंगवू कैसे घर जा सकता था, उसे भी तो पढ़ना था। इसीलिए वो हनीउल को इशारों में समझाती है कि मैं भी पढ़ूंगा जब तक तुम यहाँ पर पढ़ोगे। ये दोनों ही रात भर पढ़ते हैं। पर अगली सुबह जंगबू की हालत तो बहुत ही खराब थी। उसको देख के लग रहा था कि वो ज़ोंबी बन चुका है। पर हनीउल बिल्कुल सही थी। वो क्लासरूम में जब बैठा था तब वो बेहोश होने वाला था, पर उससे पहले ही हनीउल बेहोश हो जाती। और बेहोश होने के टाइम पे भी वो सोचता है, मैं बेहोश होने में भी सेकंड नंबर हो गया, हनीउल फर्स्ट हो गई। फिर इन दोनों की आंख खुलती है रेस्ट रूम में, जहाँ पर जंगबू और हनीउल दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं। और जंगबू हनीउल से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? और अच्छी अच्छी बातें करना स्टार्ट करता है। हनीउल पहले अपनी मुंह को सीधा करती है और उसके पास एक छोटा सा नोटबुक था जिसमें उसने ऐसे सिचुएशन के लिए पहले से ही नोट लिख के रखा था और वो नोट पढ़ने लगती है। और जंगू सोचता है, ये कैसी लड़की है, वो बीमार है फिर भी पढ़ रही है। और वो फिर अपना मुंह दूसरी साइड करके सो जाता है। और वो मन ही मन कहता है, ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा रूड है। मैं अपने केयरनेस को छुपा नहीं पाया, इसलिए मैंने पूछ लिया कि वो कैसी है। और उसको देखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर 2-3 घंटे बाद जंगू जब उठता है तो देखता है हनीउल नहीं है। उसके बाद वहाँ पे टीचर आ जाते हैं और पूछने लगते हैं कि वो कैसा है। वो फिर टीचर से पूछता है, हनीउल कहाँ है? और टीचर कहता है, हनीउल तो इंटेंसिव क्लास लेने के लिए चली गई है। जंगबू को तो ये सुन के झटका लगता है। जंगबू फिर चीखते हुए बेड से उठता है और कहता है, अब मैं तुम्हें दिखा दूंगा पढ़ाई किसे कहते हैं। कि जंगबू भी क्रेजी हो गया था उसके ऐसे बिहेवियर। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर जंगबू जब आंख खुलता है तब उसको कल रात की बात याद आती है कि पीकर उन दोनों ने कितना ज्यादा हंगामा मचाया था। और वो चीखते हुए उठता है। वो बहुत ही ज्यादा एम्बेरेस था। वो जब नीचे आता है तो देखता है हनीउल है। ये दोनों को फेस करने से डर रहे थे, इसीलिए हनीउल ट्रक के पीछे छुप जाती है। पर ट्रक भी कहाँ रुकने वाली थी, वो तो अपना सामान लेती है और जल्दी से निकल जाती है। और जंगबू हनीउल को देख लेता है। जंगबू फिर हनीउल के पास आता है और कहता है, तुम्हें बहुत दिनों से देखा नहीं। हनीउल कहती है, कल रात ही तो एक ड्रिंक किया था और बहुत ज्यादा हंगामा मचाया था, तुम भूल गए क्या? जंगबू फिर कहता है, देखो ये हम दोनों की पर्सनल बात होगी, हाँ तुम किसी को नहीं बताओगे कि हमने ऐसा किया था। सर जो लोग ड्रंक होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। और हनीउल फिर कहते हैं, फिर तो हमें यहाँ से अभी गेट आउट हो जाना चाहिए। और ये दोनों फिर चले आते हैं, जहाँ पर हनीउल अपने घर में आती है, जहाँ पर उसका भाई कहता है, देखो मैं भी जॉबलेस हूँ पर मुझे डिप्रेशन नहीं है और तुम भी जॉबलेस हो तो रेस्ट करो, इतना चिंता ना करो। और यहाँ पे उसकी मदर कहती है, तुम उसके भाई हो, ऐसी बात कैसे कर रहे हो? हमें उससे खुल के बात करना चाहिए, तभी तो उसका डिप्रेशन सही होगा। नामदा फिर अपने मॉम से डिनर के बारे में पूछने लगता है। उसके मॉम कहती है, रोज वाला खाना ही बनेगा, जो इन दोनों में से किसी को भी पसंद नहीं आता। नामदा फिर उनको ऑर्डर दे देता है कोई स्पेशल चीज बनाने के लिए। और उसकी मदर फिर उसे पीटने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ती है और हनीउल इस पे हंस देती है। हनीउल फिर अपने रूम में आ जाती है। उसके बाद वहाँ पे उसकी मम्मी आती है और कहती है, मुझे तुम्हारे रूम से ये मेडिसिन मिला और तुम्हारे मेडिसिन लेने के टाइम हो गए हैं। और वो फिर इमोशनल होकर रोने लगती है तो हनीउल उसे चुप कराती है। हनीउल कुछ देर बाद जब मार्केट से वापस आती है तो ये तीनों मिलके उसे पार्टी देते हैं। इस पार्टी का नाम था डिप्रेशन पार्टी। और उसके अंकल तो लगभग रोने ही वाले थे, पर बाकी दोनों मिलके उनको जैसे तैसे करके चुप कराते हैं, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि हनीउल के सामने वो रोए। हनीउल फिर रूम में आ जाती है और सोचती है, ये लोग तो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं। वो फिर लियोंग को कॉल करती है और पूछती है कि वो क्या कर रही है। लियोंग तो कहती है, मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, कुछ ही देरों में मेरी एक सर्जरी है। और हनीउल कहती है, तुम सर्जरी के बाद फ्री हो तो हम कहीं बाहर जाए। लियोंग कहती है, मेरा नाइट शिफ्ट है इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगी। तुम इतना ज्यादा बोर हो रहे हो तो तुम फिर से जॉब ज्वाइन कर लो, मैं प्रोफेसर से तुम्हारे लिए बात कर लूंगा। ये सुनते ही हनीउल फोन कट कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम जंगू को उसके वकील के साथ देखते हैं, जो उसकी केस की हियरिंग के बारे में डिस्कस कर रहा था और कह रहा था कि डॉक्टर कैंग ने अचानक से गवाही देने के लिए राजी हो गए हैं। और जंगू भी शॉक हो जाता है, क्योंकि वो इतने दिनों से तो राजी नहीं था, अचानक से उसको क्या हुआ। पर वकील कहता है, इससे उसकी केस को बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि इससे सब क्लैरिफाई हो जाएगा। क्योंकि उन लोगों ने बाकी एम्प्लॉय से बात किया था, पर उनको ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे कि जंगू के केस को हेल्प हो। और जंगू भी सैड होके बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसका दोस्त कहता है, मैंने तो उस लड़के को बुरा समझा था, पर अच्छा ही है उसने गवाही देने के लिए राजी हो गया। और जंगू कहता है, मुझे तो अब भी उसके ऊपर शक हो रहा है। नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर कांग को देखते हैं, जो जंगू के घर के बाहर था। वो जंगू के घर में घुसने के लिए पहले खिड़की तोड़ता है और उसके बाद उससे डोर को ओपन करता है और घर में घुस जाता है, जिसका साउंड नीचे तक आ रहा था। वो अलसुन नामदा से कहता है, देखो तो ऊपर क्या साउंड हो रहा है, पर वो इतना गौर नहीं करता। फिर वो उसको एक ब्लैंकेट देता है और कहता है, ऊपर वाले लड़के को दे आओ। और नामदा कहता है, वो तो एक डॉक्टर है ना, उसके पास सब कुछ होगा, आपको इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं। ऑल्सन कहती है, मैंने तो सुना है कि वो बैंकरप्ट हो गया है, इसीलिए ही तो वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ है।
और वॉल्सून उसे डराती है कि मैं तुम्हारी पॉकेट मनी से पैसे काट लूंगा। तब जाके वो राजी होता है ऊपर जाने के लिए। वो ऊपर जाता है तो देखता है खिड़की टूटी हुई है और दरवाजा भी खुला हुआ है। और तभी पीछे से जंगबू आ जाता है। जंगबू कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमदा कह देता है मैं तो तुम्हें ब्लैंकेट देने के लिए आया था, पर देखा तुम्हारी खिड़की भी टूटी है और दरवाजा भी खुला है। कुछ ही देर बाद यहाँ पे पुलिस को आते हुए देखते हैं। वो लोग जांच करके पता करते हैं कि कोई भी चीज मिसिंग नहीं है और वो पास के ही सीसीटीवी फुटेज को चेक करेंगे। पुलिस फिर चली जाती है और वॉल्सून जंगबू से कहता है आज का रात हमारे घर में रुक जाओ क्योंकि तुम्हारी खिड़की टूट चुकी है और उससे बहुत ही ज्यादा ठंडा हवा आएगा जिससे तुम बीमार पड़ सकते हो। पर जंगबू कहता है नहीं, मैं बड़े बड़े न्यूज़पेपर से ये मैनेज कर लूंगा। वो फिर उदास होकर कांच के टुकड़े को उठा रहा था, तभी वहाँ पे हनीउल आती है। हनीउल कहती है मैंने सुना तुम्हारे घर में कुछ हो गया है, इसलिए मैं देखने आई हूँ कि तुम कैसे हो। वैसे तुम आज रात को कहाँ सोने वाले हो? तुम हमारे साथ हमारे घर में चलो, वहीं पे ही सो जाना। और यहाँ पे जंगबू कहता है नहीं, मैं यहाँ थोड़ी ही सोने वाला हूँ, मैं तो अपने दोस्त के घर चला जाऊंगा। और न्यूल कहते हैं कौन से दोस्त? लियोंगमिन के घर। लियोंगमिन का तो आज नाइट शिफ्ट है ना, मुझे पता है। और जंगबू कहता है मेरा क्या और कोई दोस्त नहीं है? और हनीउल कहती है कौन से दोस्त, जिसने तुम्हारे साथ झगड़ा करके फोन उठाना भी बंद कर दिया है? और वो फिर जंगबू को डराना स्टार्ट करती है। यहाँ पर अगर तुम सोओगे तो वो ब्लैक कोट वाला इंसान फिर से आ जाएगा और तुम्हें डरा देगा। और जंगबू कहता है मुझे डराना बंद करो। वो फिर जंगबू को बहुत ही ज्यादा परेशान देखती है तो कहती है तुम चिंता मत करो, सब कुछ बहुत ही जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम जंगबू को सबके साथ बैठ के डिनर करते हुए देखते हैं। और वॉल्सून कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों क्लासमेट हो और इतने क्लोज हो। और यहाँ पे हनीउल कहती है नहीं, हम दोनों बिल्कुल भी क्लोज नहीं थे। और जंगबू कहता है तुम्हारे क्लोज भी कौन आना चाहता था? ये सुनते ही वॉल्सून खाने की प्लेट पीछे खिसका लेती है, जो देख के जंगबू एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है कि आप मेरे बात को समझो। हनीउल तो ऑलवेज पढ़ाई में बिजी थी, स्कूल के अंदर ना स्कूल के बाहर किसी से बात करती थी। वो तो हमेशा पढ़ती रहती थी। हम उसे तबूकी खाने के लिए बुलाते थे तब वो बहाना देती थी कि मुझे एलर्जी है। और हनीउल कहती है तुम्हें पता था कि मैं बहाना देती थी? जंगबू कहता है ऑफ कोर्स मुझे पता था, क्योंकि तबूकी से किसी को भी एलर्जी नहीं हो सकती है। हनीउल कहती है हाँ, मुझे भी तबूकी खाने का बहुत मन था। मैं मेरे मन को मारती हुई पढ़ती थी। मुझे तो बहुत सारा गेम्स भी खेलना था, पर मैं पढ़ाई करने के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाई। और ये सुन के वॉल्सून के आंखों में तो पानी ही आ जाता है, वो इमोशनल हो जाती है। ये सब मिलके उसको संभालते हैं। खाना खाने के बाद जंगबू हनीउल से कहता है क्या तुम मेरे साथ आइसक्रीम खाने बाहर चलोगी? क्योंकि उसे पता था कि हनीउल तो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड है, क्योंकि जंगबू को लग रहा था इससे हनीउल थोड़ा सा खुश होगी। पर हनीउल यहाँ पे मना कर देती है क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। हनीउल फिर अपने रूम की तरफ जाती है तो देखती है उस मदर फिर से रूम की तरफ झाँक रहे हैं। और वो फिर दबे पाव आ जाती है जंगबू के पास और कहते हैं हाँ मैं चलूंगी आइसक्रीम खाने के लिए, चलो आइसक्रीम खाने के लिए चलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लियोंग को देखते हैं जो काम करने के बाद फ्री होती है तो वो हनीउल के बारे में सोचने लगती है कि उसने फोन किया था, पर वो तो बहुत ही ज्यादा बिजी थी, इसलिए वो उसको टाइम नहीं दे पाती है। वो फिर सोचती है हनीउल तो खुद को बिजी करना भी नहीं जानती है, मैं ही उसके लिए कुछ आइडिया ढूंढ लेती हूँ। इसके बाद वो यूट्यूब खोलती है तो उसमें देख के उनका एक वीडियो उसे मिलता है जो बहुत ही फनी था और उसमें सब फालतू की चीजें थी, पर उसे ये पसंद आता है और वो चैनल को सब्सक्राइब भी करती है। और देखियोन यहाँ पर बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसे पहली सब्सक्राइबर मिल चुकी थी। वो ये बात नार्स को भी बताती है, पर नार्स उसे भाव नहीं देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। असल में देखियोन का पहले से ही एक यूट्यूब चैनल है, पर वो बिल्कुल भी फेमस नहीं है, इसीलिए उसमें सिर्फ 5 सब्सक्राइबर हैं जो उनके जानकार के ही लोग हैं। और ये पहले ऐसे सब्सक्राइबर है जो उसे नहीं जानती है। और देखियोन फिर देखता है किसने मुझे सब्सक्राइब किया है, और वो देखता है ये तो लियोंग है। और वो लियोंग के बारे में सोचते हुए चला जा रहा था और लियोंग उसके पास से ही गुजरती है। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को आइसक्रीम खाते हुए देखते हैं, जहाँ पर जंगबू कहता है मैं खुश हूँ कि मैं मेरे फ्रेंड के साथ बैठ के आइसक्रीम खा रहा हूँ। और हनीउल कहती है हम दोनों फ्रेंड नहीं हैं, हम दोनों बस क्लासमेट्स हैं। और जंगबू कहता है तुम मुझे अपना फ्रेंड नहीं मानना चाहते हो तो मत मानो, पर फ्रेंड और क्लासमेट में अंतर क्या है? दोनों के सामने से एक हॉस्पिटल की एम्बुलेंस जाती है तो न्यूल बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है क्योंकि उसे तो काम से बहुत ही ज्यादा प्यार था, पर अब वो जॉबलेस है। और यहाँ पे जंगबू ये नोटिस कर लेता है। जंगबू से कहता है तुम उदास मत हो, तुम जॉबलेस नहीं हो, तुम बस कुछ टाइम के लिए रेस्ट में हो। जंगबू फिर उससे पूछता है तुम्हें क्या करने में खुशी मिलती है? और हनीउल कहते हैं मुझे तो पढ़ाई लिखाई से बहुत खुशी मिलती है। जंगबू कहता है तुम आजकल की जमाने की लड़की हो ना, तो आजकल के जमाने की तरह बात करो। और तुम क्या क्या करना चाहती थी? तुम तंबाकू खाना चाहती थी ना, और गेम्स भी तो खेलना चाहती थी, तो चलो हम लोग तंबाकू खाने के लिए जाते हैं। और यहाँ पे हनीउल कहती है नहीं, मैंने तो अभी खाना खाया है, मुझसे नहीं होगा। पर जंगबू उसे जबरदस्ती लेके जाता है तो हनीउल वहाँ पे जाके सबसे ज्यादा तंबाकू खाती है। और हनीउल ज्ञान जानने लगती है कि जब कोई इंसान डिप्रेस हो ना तब उसे मनपसंद खाना खाना चाहिए। जंगबू फिर उसे लेके गेम्स खेलने के लिए आ जाता है। और यहाँ पे तो हनीउल पहली बार इतने सारे गेम्स देखे पागलों की तरह सब गेम्स खेलना स्टार्ट कर देती है। फिर ये लोग कैरियोके में आते हैं, जहाँ पर हनीउल बहुत ही पुरानी एक पोएम गा रही थी
और जंगबू जैसे तैसे करके इसको सहन कर रहा था, पर बहुत देर हो जाती है। हनीओल नहीं रुकती है तो जंगबू जानबूझ के कैंसिल का बटन दबा देता है और कहता है मुझसे गलती हो गया, तुम आजकल के K-pop सॉन्ग गाओ ना। और यहाँ पे हनीओल कहते हैं मैंने तो ये सब सॉन्ग्स नहीं सुना क्योंकि मुझे पढ़ाई करना था ना, पर मैंने सोचा है अब मैं सुन लूंगी सारे गाने। ये लोग फिर डांसिंग पोल में आते हैं जहाँ पर बीट के साथ पैरों से डांस करते हैं और म्यूजिक भी बजता है और यहाँ पे आकर खूब मस्ती करते हैं। फिर ये दोनों जब घर आ रहे थे तो ये दोनों एक दूसरे से अपनी लाइफ की सारी गलतियां एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जंगबू कहता है हम लोग रॉक बॉटम तक पहुंच चुके हैं, हम लोगों को भी रेस्ट ले लेना चाहिए। जंगबू फिर घर में आके हनीओल के बारे में ही सोच रहा था और वो सोचता है हनीओल की दूसरी साइड तो बहुत ही अच्छी थी, मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था। वो तो लोगों के कैरेक्टर को बहुत अच्छे से जज भी कर सकती है, वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है और वो थोड़ी बहुत क्यूट भी तो है। और वो फिर मन में हंसता है और उसे जब होश आता है तो वो कहता है हनीओल और क्यूट, दूर दूर तक क्यूट के कोई नामो निशान नहीं थे, मैं शायद पागल हो रहा हूँ इसीलिए मैं ऐसा बात कर रहा हूँ। हनीओल भी घर में आ चुकी थी और वो जंगबू के बारे में ही सोच रही थी। वो सोचती है मैं जंगबू को जैसा सोचता था वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है, वो तो बहुत ही अच्छा है। आज उसकी वजह से ही मैंने पहली बार तंबाकू खाया, मेरे मनपसंद गेम भी खेले और उसकी बात रॉक बॉटम ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद भी आया, पर ये सब कुछ फालतू था, फिर भी मुझे वो अच्छा ही लगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है जहाँ पर हनीओल दौड़ के जंगबू के पास आती है और कहती है देखो मेरे फोन में मैसेज आया है मेरे सैलरी की, सर ने मेरी सैलरी काट दी है और उसने मुझे टेम्पोररी वर्कर की लिस्ट में भी दिखाया है। और वो उतने गुस्से में थी कि वो कहती है मैं तो अभी जाऊंगी और प्रोफेसर के अगेंस्ट कंप्लेन करूंगी। और यहाँ पे जंगबू उसे रोकता है और कहता है तुम गुस्से में हो मुझे समझ में आ रहा है, पर तुम अगर इस फील्ड में काम करना चाहती हो तो ये सब मत करो क्योंकि इस फील्ड में बात बहुत जल्दी फैलती है। हनीओल फिर हॉस्पिटल में आ जाती है और वो उसके दो कोवर्कर के साथ बात करती है जिन लोगों को भी टेम्पोररी लिस्ट में ऐड किया गया था, और वो उनसे मिलकर कहती है चलो हम तीनों मिलकर कंप्लेन करते हैं। ये दोनों कहते हैं नहीं तुम रुक जाओ, हम कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, तुम तो ऑलरेडी जॉब क्विट कर चुके हो, पर हमें तो यहीं पे ही काम करना है ना, तुम्हारे लिए ईजी होगा। अगर प्रोफेसर ने देख लिया कि हम तुमसे बात कर रहे हैं तो ना जाने वो हमें क्या पनिशमेंट देंगे। न्यूल को भी ये सब कुछ समझ में आ गया था, इसीलिए वो उन दोनों को सॉरी करके चली आती है। नेक्स्ट सीन में हम जंगबू को देखते हैं जो अपने बेड में था और वो बेड में ही सोच रहा था हनीओल की फैमिली तो बहुत अच्छी है, मुझे उसको कुछ गिफ्ट देना चाहिए। और वो फिर बाहर जाके फ्रूट्स खरीद के लेके आती है। वो रोड में जब था तब वो वॉल्सन और नामदा का बात सुनता है। उन लोगों को भी पता चल गया था कि जंगबू के ऊपर केस चल रहा है और ये दोनों उसे ही गिल्टी मान रहे थे और कहते हैं हनीओल को उससे दूर रहना चाहिए, नहीं तो उसे भी इस केस में घसीट लिया जाएगा और वो वैसे भी तो डिप्रेशन से गुजर रही है। और ये सब सुन के जंगबू को बहुत दुख पहुंचता है। वो फिर ऊपर चला जाता है और पीछे से हनीओल सब कुछ देख रही थी, वो भी उसके पीछे पीछे ही ऊपर चली जाती है। फिर वो उसके पास बैठ के कहती है मेरे कोवर्कर तो अब मुझसे बात तक नहीं करना चाहते क्योंकि वो डरते हैं कि उनको भी जॉब से निकाला जाएगा। और ये सुन के जंगबू कहता है तुम यहाँ से चली जाओ, तुम फिर मुझसे बात करने नहीं आना। हनीओल को जंगबू के बातों का बहुत बुरा लगता है और हनीओल भी फिर नीचे आ जाती है। फिर वॉल्सन हनीओल से कहती है जंगबू के ऊपर केस चल रहा है इसीलिए तुम उससे दूर रहना। और हनीओल को सब समझ में आ चुका था कि किस लिए जंगबू ऐसा बिहेवियर कर रहा है। नेक्स्ट सीन में जंगबू के पास लॉयर का कॉल आता है जो कहता है डॉक्टर कंग कॉल भी नहीं उठा रहे हैं और वो कांटेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, शायद वो गवाही नहीं देना चाहते हैं। और जंगबू ये सब सुन के दौड़ते हुए उसके हॉस्पिटल में जाता है, पर वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट से उसको पता चलता है कि डॉक्टर कंग तो आज ही रेजिग्नेशन दे चुके हैं। वो फिर उनसे न्यू फोन नंबर मांगते हैं। जंगबू जब उसको कॉल करता है वो जानबूझ के कॉल नहीं उठा रहा था। जंगबू फिर अपने लॉयर को कॉल करता है और उसे पूरा इंसिडेंट कहता है। और दूसरी तरफ हनीओल जो रात भर जग के जंगबू के केस के बारे में ही सर्च कर रही थी और उसके लॉयर करते हैं अब तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें और एक हियरिंग के डेट मांगने पड़ेंगे। नेक्स्ट डे ही उसका हियरिंग था और जहाँ पर जंगबू भी आ चुका था और वो बहुत ही ज्यादा सैड था। कोर्ट में जंगबू के ऊपर तरह तरह के एलिगेशन फिर से लगाए जाते हैं और उसका वकील कहता है हम डॉक्टर कंग को नहीं बुला पाए, हमें और थोड़ा सा समय चाहिए, प्लीज हमें अगली तारीख दे दीजिए। डॉक्टर कंग की गवाही बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। जंगबू और उसका वकील जज के फैसले की ही वेट कर रहे थे और तभी वहाँ पे न्यूल आ जाती है। न्यूल आके जंगबू के वकील को कागज देता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जंगबू केस को लेके न्यूल ने बहुत रिसर्च किया था और पूरी रात जाग के उसने सिमिलर केस ढूंढ लिया था जो हमारे इंडिया से ही था। जंगबू का वकील वो कागज जज को देने के लिए जाता है पर जज तभी अपना फैसला सुना देते हैं और अगली तारीख दे देते हैं। और यहाँ पे हनीओल मनी मन कहती है तो हर सीन मूवी की तरह नहीं होता, यहाँ सब कुछ बहुत ही जल्दी हो जाता है। बाहर जंगबू को रिपोर्टर्स घेर लेते हैं और जंगबू दूर से देखता है हनीओल को एक आदमी टक्कर मार के जोर से भाग के चला जाता है। जंगबू आके उसको पकड़ के साइड में लेके जाता है और वो देखता है उसके हाथों में चोट लग गई है। वो उसको फिर अपनी क्लिनिक पे लेके आता है जो क्लिनिक बिल्कुल बंद थी। पहले तो इस क्लिनिक में इतने ज्यादा पेशेंट आते थे कि जंगबू को सांस लेने के भी टाइम नहीं मिलता था। जंगबू फिर हनीओल के हाथ में बैंडेज कर देता है और कहता है थैंक यू, मेरे लिए तुम कोर्ट तक आई। और यहाँ पे हनीओल भी उसको थैंक यू कहती है। हनीओल कहती है
तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करना था, इसीलिए मैं आई। पर मैं अगर थोड़ी जल्दी आ पाती तो तुम्हें नेक्स्ट डेट नहीं मिलती। और यहाँ पे जंबू कहता है तुमने जो किया वही काफी है। हनीउल देखती है कि जंबू बहुत ही ज्यादा सैड है, इसीलिए वो जंबू से कहता है क्यों ना हम आज भी पूरा रात जगे और कल सुबह हम सनराइज देखें। फिर नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है जहाँ पर सुबह के 7 बज चुके थे, पर ये दोनों को सनराइज नहीं दिखा था क्योंकि वेदर बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। बहुत बादल भी हो गए थे और कुछ ही देरों में बारिश आने वाली थी। जंबू कहता है ये सीन वो तो बहुत अच्छा है ना, सनराइज नहीं दिखने को मिला तो क्या हुआ। हनीउल मनी मन सोचती है जंबू कितने बड़े प्रॉब्लम में है, तब भी वो मुझे कंफर्ट फील कराने की कोशिश कर रहा है, मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जंबू के अपार्टमेंट में उसी के बेड के नीचे एक फैन है और डॉक्टर कंग फिर से आया है कुछ चीज ढूंढने के लिए, यानी कि केस का कुछ सामान तो यहाँ पे जंबू के घर में ही है जो सबूत बन के कोर्ट में पेश किया जा सकता है, इसीलिए उसको बार बार आना पड़ रहा है। फिर लास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हनीउल जब उस दिन बेहोश होने के बाद रेस्ट रूम में उठती है तो वो देखती है कि जंबू सोया हुआ है। वो उसके लिए नोट भी लिखती है कि तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए और खुद के ऊपर इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। पर वो बाहर से सुनती है कि कोई लड़की बहुत ही जोरों से चिल्ला रही है। वो बाहर आती है तो जंबू के मदर उसके क्लासरूम टीचर के ऊपर चिल्ला रहे थे, मेरा बेटा फर्स्ट से सेकंड हो रहा है और उसका तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है। और यहाँ पे हनीउल समझ जाती है कि उसके पेरेंट्स कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। इसके बाद हनीउल के पास उसकी माँ आती है और उसे अच्छा खाना देने के लिए लेके चली जाती। तभी उसके हाथों से वो नोट गिर जाता है जो उसने जंबू को देने के लिए लिखा था, यानी कि हनीउल को तब भी जंबू का फिक्र था। नेक्स्ट सीन में न्यूल के बचपन को दिखाया जाता है जहाँ पर पता चलता है कि न्यूल बचपन से ही ऐसी थी। जहाँ पर बाकी बच्चे खेलना कूदना पसंद करते थे वहाँ पर न्यूल सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई करती थी। वो तो बाकी बच्चों को भी पढ़ाई के सवाल पूछ पूछ के परेशान कर देती थी, इसीलिए सबसे कोई उसका नहीं फ्रेंड बना था। ये सिलसिला हाई स्कूल तक चलता है जहाँ पर बाकी लड़कियाँ आके उसे पूछते हैं क्या तुम सिनेमा देखने चलोगे। वो कहती है नहीं, मैं तो वो सिनेमा पहले ही देख चुका हूँ, जबकि उन्होंने तो उसका नाम भी नहीं बताया था और भला ऐसी लड़की से कौन दोस्ती करना चाहेगा। हनीउल को जितना भी टाइम मिलता वो पढ़ाई करती थी, इसलिए वो पढ़ाई में सबसे आगे निकल चुकी थी और उसके फैमिली को भी उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा नाज था और इसीलिए उसके ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर बन रहा था। कुछ ही दिनों में उसके फादर भी बहुत बीमार हो गए और हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। 1 साल बाद उसके फादर मर चुके थे। तब हनीउल को समझ में आया उसे ही उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तब से उसका सिर्फ एक ही मकसद था, डॉक्टर बनना, और इसीलिए उसने जम के मेहनत की। पर आज जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो देखती है कि सब कुछ वेस्ट हो गया क्योंकि वो इतनी सक्सेसफुल होके भी हैप्पी नहीं है। हनीउल ये सब सोच ही रही थी और वो जब पीछे मुड़ के देखती है तो देखती है कि वहाँ पर तो जंबू है ही नहीं। जंबू रेत में कुछ लिख रहा था ताकि उससे कुछ मेमोरी बन पाए। ये लोग फिर बहुत स्वीट से मोमेंट बिताते हैं। जंबू और हनीउल दोनों ही सी फूड खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में आ चुके थे जहाँ पर हनीउल जंबू को एक केस से बनी हुई फाइल देती है और कहती है इसे अच्छे से पढ़ लेना। और हनीउल फिर उसे अपना फोन दिखाती है और कहती है मेरे फोन में तो बिल्कुल भी चार्ज नहीं है। और जंबू वो फोन लेके ओनर के पास जाता है और कहता है आपके पास क्या चार्जर है, पर उन लोगों के पास भी ऐसा टाइप का चार्जर नहीं था। जंबू जब वापस आता है तो देखता है कि हनीउल वहीं पे ही बैठी बैठी सो गई है और तभी वहाँ पे ओनर भी खाना देने के लिए चले आते हैं। पर जंबू उन्हें रोकता है और कहता है आप क्या हम लोगों को 1 घंटा टाइम दे सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ जो लड़की है वो सो चुकी है, आपका रेस्टोरेंट तो अब बिजी भी नहीं है। और वो लेडी मान जाती है। जंबू फिर हनीउल के सामने आके बैठता है। वो बस उसे ही देखे जा रहा था और वो देखता है कि हनीउल को तो ठंड लग रही है, इसलिए वो अपना ब्लैक कोट निकालता है और उसको पहनाने जाता है तो हनीउल तो उसके गोदी में ही सो जाती है। जंबू सोचता है मैं अगर उठा तो ये भी उठ जाएगी। फिर वो अपना कोट निकाल के उसके ऊपर डाल देती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ही घोड़े बेच के सो रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर भी आ जाते हैं और तब ये दोनों जब उठते हैं देखते हैं कि बहुत कस्टमर है। ये दोनों बहुत एम्बेरस भी होते हैं और वहाँ का ओनर आके कहती है अब क्या मैं तुम्हारा खाना लगा दूं, क्योंकि तुम दोनों 2-3 घंटे से सो रहे हो। और ये दोनों फिर खाना खा के बाहर आ चुके। जंबू फिर साइड में जाके किसी से बात कर रहा था। हनीउल समझ पाती है कि वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। जंबू फिर हनीउल के पास आता है और कहता है चलो हम लोग अब घर के लिए निकलते हैं। और यहाँ पे हनीउल कहती है तुम अब नॉर्मल बनने की एक्टिंग बंद करो, क्योंकि मुझे पता है तुम अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं हो, क्योंकि तुमने अपने लाइफ में बहुत मेहनत से बहुत कुछ कमाया और एक ही झटके में सब कुछ गवा दिया। और यहाँ पे जंबू कहता है मेरा क्लिनिक भी आज बिक गया, इसी के लिए ही मुझे फोन आया था, पर ठीक है मेरा क्लिनिक बिक तो गया जल्दी ही। और हनीउल हैरान होकर उसको देखने लगती है और जंबू कहता है मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा क्लिनिक बिक के जो लोगों का नुकसान हुआ है मेरी वजह से वो तो मिट गया। और यहाँ पे हनीउल को समझ में आता है कि जंबू दूसरों के बारे में कितना ज्यादा सोचता है। नेक्स्ट सीन में हम वॉल्सन और नामदा को देखते हैं जो दोनों बैठ के हनीउल के बारे में ही बात कर रहे थे। नामदा कहता है अच्छा ही है हनीउल जिंदगी में पहली बार तो बाहर निकली,
नाइट आउट करने के लिए गई और उसकी मम्मी कहती है अच्छा ही हुआ वो सनराइज देखने के लिए गई है क्योंकि उसके लाइफ में सन को अच्छे से उगना चाहिए तो वो डिप्रेशन से बाहर निकले। हमदा कहता है वैसे वो किसके साथ सनराइज देखने के लिए गई है और उसकी मम्मी कहती है उसका वो फ्रेंड है ना लियोंग उसके साथ ही तो गई है। और तभी पीछे से लियोंग की एंट्री होती है। लियोंग आके कहती है हनीउल सनराइज देखने के लिए गई है और वो मुझे छोड़ के चली गई और ये दोनों तो उसको देख के शॉक हो जाते हैं। और वालसॉन कहती है तुम यहाँ पर सनराइज देखने के लिए नहीं गई। लियोंग कहती है मेरा तो नाइट शिफ्ट था इसीलिए मैं नहीं जा पाई, वैसे हनीउल ने मुझे पूछा भी नहीं। और फिर ये दोनों बाहर जोरों से भागते हुए आते हैं और वालसॉन यहाँ पे आके रोना स्टार्ट कर देती है। मैं ये कैसे भूल गया कि हनीउल को डिप्रेशन है, मैं मेरी बेटी को ऐसे ही छोड़ दिया, कहीं उसने सी में जंप तो नहीं कर लिया। और तभी हनीउल एक कार लेके उनके सामने आके रुकती है और यहाँ पे और कार से पहले जंगबो निकलता है। लियोंग कहती है तो यही तुम्हारा फर्स्ट लव है चाइल्डहुड वाला। जो सुन के तो जंगबो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और दूर से हनीउल उसको चुप कराने की कोशिश कर रहा था। इसी के साथ डॉक्टर स्लैम का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।